खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हों। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बॉलीवुड स्टार्स का दम, कोई नहीं किसी से कम। अफेयर, फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, प्राइवेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। दिल्ली में बुधवार का दिन चुनावी महासंग्राम का दिन रहा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और 5 बजे तक चली। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। वीआईपी से लेकर आम लोगों तक हर किसी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली की राजनीति के महासंग्राम का आज फाइनल मैच हो चुका है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इस बार देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के साथ सियासत के मैदान में आम आदमी पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है। 810 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 70 सीटों पर 810 उम्मीदवारों की चुनावी जंग में किस्मत दांव पर लगी है। दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया। अति संवेदनशील 630 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी गई। दिल्ली में कुल 1.19 करोड़ मतदाता थे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 66.11 लाख, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 53.20 लाख थी। इस बार 4 लाख नए युवा वोटर्स पहली बार चुनाव में शामिल हुए। वोट डालने के लिए 11,763 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें वोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट डाले। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस पिछले 15 साल से दिल्ली में सरकार चला रही है। चौथी बार कांग्रेस जीत का चौका लगाना चाह रही है। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली के सिंहासन पर टकटकी लगाए हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने लोगों को अपने अपने वादों से भरपूर लुभाने की कोशिश की है।
और सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस के लिए राहुल ने ताबड़तोड़ रैलियां की, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग मोदी रैलियों में जमकर गरजते नजर आए। दिल्ली के दिग्गजों की साख आज ईवीएम में कैद हो गई। फिलहाल दिल्ली के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। दिल्ली के रण को कौन जीतेगा ये तो 8 दिसंबर को ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। तो सभी प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो कैद हो चुका है ईवीएम के अंदर और देखना होगा नतीजे किस तरह से आते हैं। सबकी निगाहें लगातार बनी है। पर 8 तस्वीरें इसके पहले आपको हम दिखाते हैं जो वीवीआईपी वोटर हैं जो पहुंचे आज। इसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वोट देने पहुंचे। एक तस्वीर में कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवार मानी जा रही है और प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी वोट देती दिखाई दे रही हैं। शीला दीक्षित के साथ ही यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी पहुंची और सोनिया गांधी पहले आम कतार में वोट डालने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद में सोनिया गांधी को आम कतार से हटाकर सीधे वोटिंग बूथ के अंदर पहुंचाया गया। चौथी तस्वीर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मतदान में के लिए पहुंचे और आगे बीजेपी के सीएम उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन, उसके बाद प्रियंका वाड्रा, मेनका गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी वोट करते नजर आ रहे हैं। तो ये कुल 8 तस्वीरें जो दिग्गज दिल्ली के दंगल के अंदर थे, ये सभी लोग वहां पर पहुंचे। सभी ने अपनी ओर से कोशिश की इस प्रचार और प्रसार के अंदर कि उनकी पार्टी की छाप एक जितने भी वोटर्स हैं उनके मानसिक पटल पर छोड़ी जाए। पर अभी तो वक्त ही तय करेगा कि ये छाप कितनी हद तक छूटी है। और बहुत दिलचस्प चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से लग रहा है कि समीकरण बदलेंगे, पर आखिर ये समीकरण कितने बदलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जमीनी तौर पर, बुनियादी तौर पर क्या वोटर्स ने झाड़ू के अंदर विश्वास दिखाया है कि नहीं। एक बार फिर 15 साल शीला दीक्षित के हैं और एक तरफ वनवास काट रही बीजेपी के लिए भी मुसीबत है कि किस तरह से वो एक बार फिर सत्ता के अंदर आकर के अपनी बात को मनवा सके। तो तमाम तरह की बातें यहां पर रही, तमाम तरह की चीजें यहां पर रही और आज वोटिंग जो है वो हुई है। और लगभग ये माना जा रहा है कि जो आंकड़े हमारे पास पहले आए थे वो 62% के आए थे, 62% के आए थे और यह कहा जा रहा है कि 62 to 65 के बीच में हो सकता है कुछ रहे। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी कुछ भी इस पर कहा नहीं गया है, पर फिर भी यह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, 1993 में 61.8% वोटिंग हुई थी और उस वक्त आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी। 98 के अंदर 49% वोटिंग हुई। इसके अलावा 2003 में 53.4% और 2008 में 57.8% वोटिंग हुई। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद है। आपका तारुफ उनसे हम करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रूबी अरुण हमारे साथ में है। इसके अलावा पीके मिश्रा साहब, आप प्रवक्ता हैं दिल्ली कांग्रेस की ओर से, वो भी स्टूडियोज में है। अनिल वाजपेयी जी, आप गांधीनगर से विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के, वो भी खुद हमारे साथ हैं और साथ ही अनिल गोयल जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं। रूबी अरुण जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। शुरुआत हम इसलिए करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज आज ज्यादा रहा। दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें 70-75% और दिल्ली जहां की हम बात करते हैं सबसे ज्यादा उन राज्यों के मुकाबले पढ़े लिखे वोटर्स हैं, 65% तक भी अगर ये पहुंचता है, कैसे देखती हैं इसे, कितना सेटिस्फैक्टरी? 65% वोटिंग होना बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। ये जाहिर करता है कि लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं और उन्हें ये पता है कि उनका एक किया हुआ वोट देश की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि आखिर वोट का परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ा कैसे। अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, यहाँ पे 2 पार्टियां मुख्य तौर पे हुआ करती थी, यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। तो एक उत्सुकता जगी, नए मसले, नए मुद्दे आए जिनकी बिना पे लोगों ने, राजनीतिक दलों ने युवा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। दूसरी चीज ये हुई कि एक राइट टू रिजेक्ट वोट का जो ऑप्शन दे दिया गया, हालांकि नोटा वाला, हालांकि इसकी समझ से ज्यादातर लोगों को नहीं है। जो रूट लेवल के लोग हैं या जो लोअर क्लास के हैं, जो रियल वोटर्स
वोटर्स हैं, लेकिन जो युवा मतदाता है जिसकी तादाद बढ़ी है इस बार के विधानसभा चुनाव में, वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो या मिजोरम में जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें भी युवा मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ी है। ये बात आपने ठीक कही, पर आपको नहीं लगता कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे हमने कहा कि राजस्थान में 75% वोटिंग हुई है और मध्य प्रदेश में 71, 72, छत्तीसगढ़ में 70% के ऊपर और दिल्ली इन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, अगर ओवरऑल हम बात करें उस परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि रिकॉर्ड टूटा जरूर है, पर जो हवा इस बार लगातार बन रहा था, जो पॉलिटिकल गिमिकिंग हर जगह की जा रही थी या करने की कोशिश भी की गई कई बार, उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर ये थोड़ा कम रहा कि नहीं? ठीक है, उसके साथ नहीं, बिल्कुल कम रहा। और इसका जो असर जो देखने को ये मिल रहा है ऐसा, वो हम दिल्ली के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश से या यहाँ जो देश के विभिन्न हिस्सों से जो विभिन्न राज्यों से जो लोग यहाँ पे आते हैं उससे इसका संदर्भ ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में लोग वहाँ के मूल निवासी हैं, प्रत्याशी से उनका सीधा साबका होता है, राजनीतिक दलों से उनका एक भावनात्मक लगाव होता है या फिर उनकी मुखालफत वो करते हैं। दिल्ली से पूरे देश के लोग आते हैं, तो जो प्रत्याशी होते हैं वो वोटर तो जरूर होते हैं जो मतदान करने जाते हैं, जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी होता है उससे उनका कोई ऐसा इमोशनल लगाव नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता, जो कि गांव कस्बों में या जिलों में देखने को मिलता है, प्रदेशों में देखने को मिलता है। ये कारण शायद हो सकता है उसके लिए। ठीक है मिश्रा जी, लगभग 65% वोटिंग कैसे आप देख रहे हैं इसको? क्या आपको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के वोट नहीं है ये जिसकी उम्मीद की जा रही थी? बिल्कुल नहीं है, और मैं ये भी कहता हूँ कि जिस प्रकार से एक आम पार्टी द्वारा, जो आम आदमी पार्टी है, उसके द्वारा जिस प्रकार से प्रोवोकिंग था, एक हवा सा बना दिया कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी उसमें शक्ति बनकर उभर कर आएगी, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और कांग्रेस के जो 15 साल के काम हैं उसको स्वीकारने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। निश्चित तौर पे पिछले अनेक वर्षों में जो भी चुनाव हुए उसमें कभी भी 55% से अधिक मतदान नहीं हुआ। एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों की ओर से बार बार ये आरोप लगता रहा है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं गंदगी वगैरह की, वो काम तो एमसीडी के हाथों अंदर है, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी बहुत लेवल पे ज्यादा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या लगता है इस कारण से भी ज्यादा वोटिंग हुई है? ये भी कारण मानते हैं? ये भी कारण मान सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे को कहीं से नहीं लगता कि कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी हम तब मानते हैं जब हमने काम नहीं किया हो। हमने काम इतना किया है। आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी का अर्थ ये होता है कि सरकार ने काम नहीं किया, 15 साल से है इसलिए एंटी हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि 15 वर्षों में रिकॉर्ड काम हुए हैं और शीला दीक्षित जी की सरकार, कांग्रेस शासित सरकार ने पिछले 15 सालों में अनेकों आयामों को छूने का काम किया है। ठीक है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हम नहीं मानते। हमारे लिए लोग बढ़ चढ़ कर वोट किए और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा आपको 8 तारीख को पता लगेगा। अनिल जी, हर्षवर्धन जी ने वोट डाला आज, उनका एक बयान था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं और हमारे वोट बैंक पर कोई सेंध नहीं लगा सकता। क्या ये अति आत्मविश्वास है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ने दोनों पार्टियों की नहीं, मैं इनसे बात कर रहा था, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल गोयल साहब। चलिए, कोई बात। गोयल साहब, जरा पहले आप बता दीजिए। नहीं, मेरा अति आत्मविश्वास है क्या ये? नहीं, अति आत्मविश्वास नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई है, दूसरे स्थान के लिए लड़ाई हो रही है। नहीं, ये दूसरे तीसरे स्थान के लिए कांग्रेस और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है जी। आज जनता ने विकल्प के तौर पर बीजेपी को चुन रही है। सत्ता परिवर्तन जनता चाहती है और उसमें उसको बीजेपी ही विकल्प दिखाई दे रही है। बीजेपी ही सत्ता को परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के कुशासन, कांग्रेस की महंगाई, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, इस सबसे त्रस्त है जनता। और उस सबसे त्रस्त के बाद में आज दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली के अंदर सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली के इतने हाई रेट डेंगू भी हो रहा है, बिजली के इतने हाई रेट हैं कि जिसका मतलब हम कह नहीं सकते। नहीं, सवाल डेंगू के बाद विषय नहीं है, मैं तो जो बात कह रहा हूँ, देखिए बुनियादी चीजों में तो आपका भी रोल उतना ही है। मैं मानता हूँ जी। तो इसलिए सही मायनों में जनता परिवर्तन चाहती है, जनता जो त्रस्त है उससे छुटकारा चाहती है और उसमें बीजेपी एक विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है। ये जो वोटिंग रिकॉर्ड वोटिंग हुई है वो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में क्या 93 की याद आपको दिला रही है? बिल्कुल 100% ये हमारे फेवर में हुई है और 100% बीजेपी सत्ता में आ रही है। अरे वाजपेयी जी, कैसे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी? ये आप लोग आए हैं तो कंपटीशन जो है कुछ हुआ ना हो पर बड़ा दिलचस्प जरूर हो गया है। अब जीत हार तो अपनी जगह का विषय हो सकता है, वो तो वक्त तय करेगा, पर आपने दिलचस्प कर दिया है। और क्या आप ये मान रहे हैं कि इतना जो वोट परसेंटेज क्या आपके कारण बढ़ा? और जैसा गोयल साहब का कहना है कि नहीं, बीजेपी के कारण ये बढ़ा है, कैसे आप देखते हैं इसमें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोट ऑफ परसेंटेज आम आदमी पार्टी का काफी तेजी से बढ़ा है और ये इसलिए भी बढ़ा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में आक्रोश है। आज 15 साल में मेरे मित्र भी ये कह रहे थे, आज आप देखिए कि 3.5-4 साल से दिल्ली में बिजली के कितने बढ़े हुए रेट हैं।
पानी का 2 जिलों में निजीकरण कर दिया गया। ठीक है। पूर्वी दिल्ली में पानी का निजीकरण कर दिया गया। आज लोगों की स्थिति ये है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। 13 अगस्त का मकान है, 1,37,000 रुपए का बिजली का बिल है ये। जिन लोगों के बिजली के बिल 700-800 रुपए के आते थे, आज की दिन में 2300 रुपए का बिल आ रहा है। कहाँ जाएंगे लोग? और दिल्ली की भ्रष्ट मुख्यमंत्री जी ने आज तक इस पे कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता को कुचलने के अलावा मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया इसमें। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ भाई साहब आपसे, आप माफ कीजिएगा। आज इसीलिए जो आज वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, ये श्रीमती शीला दीक्षित के कारण बढ़ा है उनके, और उनकी सरकार के खिलाफ भी मदरसा। इस पे भी हम बात करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ नहीं हूँ, हम नीतिगत तौर पे खिलाफत करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब जो भी स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, या और बहुत सारे सवालात हैं जो मैं खड़ा कर सकता हूं, लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हैं, कहीं से भी, चाहे कोई सी भी कमेटी हो, सुंगलू कमेटी की बात करते हैं, कोई भी, कहीं से भी पिछले 15 साल में अगर कोई सबसे बड़ा हमारा कोई मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण चीज निकल के आई है, तो वो है कि शीला दीक्षित के खिलाफ कोई भी करप्शन नहीं है और कोई भ्रष्टाचार शीला दीक्षित मनमोहन सिंह साहब ने दिया है, मनमोहन सिंह साहब ने लोकायुक्त में दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा है, क्या हुआ उस पर? हुआ ही नहीं आज तक कुछ। क्या बात कर रहे हैं? बड़े संजीदगी के साथ और बहुत गहराई से इस बात को विचार करिए कि दिल्ली में कम से कम एक उपलब्धि सबसे बड़ी है कि हमारे 15 साल के शासन में कोई भ्रष्टाचार का कोई भी कारण हमारे दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट घोटाला है आपके सामने, उसकी जांच चल रही है, लोग उसमें जेल गए हुए हैं, उसमें आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इस पर एक बात कहना बिल्कुल गए, उसमें जेल गए लोग, इसके अंदर जाके मैं तो इस पर एक बात कहना वगैरह जेल गए, इसमें आपके कांग्रेस के मंत्रियों का खुलेआम नाम आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? देखो, मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारा लोकायुक्त है दिल्ली में, उन्होंने 22 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है कि शीला दीक्षित ने पिछले चुनाव में 22 करोड़ रुपए दुरुपयोग करा। और उसने ये कहा कि 11 करोड़ रुपए आप जमा कराओ। यानी इससे बड़ा जो है पार्टी, मतलब सरकार के पैसे। किसने कहा है? जस्टिस सरीन ने। आपने ऐसे है। और उसके बाद में आपने उसको बजाय जांच कराने के उसको राष्ट्रपति के पास जाकर, इसीलिए इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है क्या? वो परिवर्तन चाहते हैं, देख रही है जनता आपके। अगर दूसरा मैं आज ये कहूँ, महंगाई से जो जनता त्रस्त है, महंगाई ही भ्रष्टाचार की वजह से। अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है इसलिए महंगाई बढ़ी है। अगर आपने दिल्ली के मुद्दों को न उठाते हुए सिर्फ आप महंगाई भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में मान रहे थे। दिल्ली में पानी, कोई चीज जांच, दिल्ली में पीने के लिए पानी नहीं है, तो जांच हो लेने बिजली इतनी अधिक है। अगर कोई चीज जांच का विषय है, तो जांच होने दी जानी चाहिए थी। मन ग्रहण बातें कहकर ये सरीन साहब ने, हमने सरीन साहब को, देखिए साहब बात सुनिए, दिल्ली का, आप दिल्ली की जनता को बरगला नहीं सकते। 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा। वो बात ठीक क्या है, इसके लिए जो रिजल्ट आएगा 8 को तो पता चलेगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपने जो कहा बहुत कम है। आप कुछ भी कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कहने के लिए कोई लाइसेंस की तो आवश्यकता है नहीं। आप चैनल में आके कुछ भी आप दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। आप अगर आज दामनी का केस हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोकायुक्त की बात, आप रात को आम आदमी पार्टी को देखिए, मैं बड़े अदब के साथ, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मदारी आता है, उसके साथ एक बंदर होता है, और वो बंदर नाच दिखाता है। उसके बाद वो नाच दिखाते समय जो पब्लिक वहां भीड़ इकट्ठी होती है, वो नाच बड़े चाव से लोग देखते हैं। लेकिन जब वो कटोरा लेके वही बंदर लोगों के पास कुछ मांगने जाता है, तो फिर उसको कोई नहीं देता कुछ भी। तो क्या आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी की स्थिति तो मैं ऐसे मानता हूं। आपकी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी लग रहा है कि ये बंदर मदारी आम आदमी पार्टी हमने क्या बात कर रहे हैं, उदाहरण दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है, आपको लग रहा होगा ना कि बंदर मदारी वाली हो चुकी है। कहा है कि आम आदमी पार्टी से सहयोग करने में बंदर मदारी वाली स्थिति आपकी पार्टी के साथ आ रही है क्या? मिश्रा जी कह रहे हैं। देख लीजिएगा, 8 तारीख को पता मैंने नहीं लगेगा। कहा एक लोकायुक्त की बात करना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए, आपने जवाब देना चाहता हूं। गोयल साहब के लिए एक बार कह लेने दीजिए। गोयल साहब ने लोकायुक्त की बात उठाया, ठीक है। जिस पार्टी के अभी बतौर मुखिया के तौर पे या पीएम उम्मीदवार के तौर पे मोदी साहब का नाम उभरा है,
पूरे देश और दुनिया में उनके नामों को लेकर भाजपा के लोग बहुत चर्चा में हैं। सर थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां लोकायुक्त नाम की कोई चीज नहीं है और ये लोकायुक्त की बात दिल्ली में करते हैं। वहां तो मुख्यमंत्री जी चलिए वो एक अलग इशू है, फिर आता हूं वापस, ये तो करप्शन के खिलाफ है, क्यों नहीं करेंगे? दो तीन बातें मैं कर लूं बाजपेयी साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा, पर रूबी अरुण जी मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं बुनियादी बातें कर रहा हूं। वोटिंग परसेंटेज पे लगातार हम बात कर रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसकी तरफ शायद हमें देखना चाहिए। कंपैरिजन की अगर हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन रखने की सुविधा जो आज एक बड़ी दिक्कत आई, जब एक वोटर से हम लोगों ने, हमारे रिपोर्टर से भी बात की, बहुत जगह ये बात पता चली कि जो चुनाव आयोग ने मोबाइल को वोटिंग रूम में न ले जाने के निर्देश दिए थे, कई लोग लेकर के पहुंच गए, कई लोगों तक ये जानकारी नहीं थी, कई लोग इस कारण से उनको वापस भेज दिया गया और फिर वो वापस आने का उन्होंने हिम्मत भी नहीं जुटाई, उन्होंने वोट नहीं डाला। इस तरह से जहां पोलिंग बूथ का उन्होंने रुख नहीं किया, आपको लगता है यहां थोड़ा और वर्क कर रहा था? बहुत कम ऐसे पत्रकार भी शायद होंगे जिन्हें पता होगा कि उसको लेकर के नहीं जाना था, जब वहां जाने गए तब पता चला। मैं खुद जब शाम को पढ़ रहा था डिटेल में, तब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ। तो जब वहां वोटर जा रहा है, यहां शायद वर्क और किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था, बहुत खामियां रही। चुनाव आयोग की तरफ से भी जो इंतजाम किए गए उसकी जानकारी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची, और ये फर्ज राजनीतिक दलों का भी था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जनता को इस बात से अवेयर कराते और उन्हें बताते कि किस तरह के नियम कानून बने हैं जब आप बूथ पे जाते हैं वोट देने के लिए। बिल्कुल टेक्निकल नियम है, आजकल बिना मोबाइल कोई जाए संभव रहता नहीं है, जीवन नहीं लगता है। और दूसरी चीज जो अभी बहस हो रही थी, तोहमतों का दौर चल रहा था, उसमें अब तो चिड़िया चुग गई, खेतों पछनाने से कोई फायदा नहीं है, सबकी किस्मत बॉक्स में बंद हो चुकी है। अब तो 5 साल बाद ही वक्त मिलेगा। पर यह जरूर है कि हमारे लोकतंत्र में जो संविधान में किसी राजनीतिक दल की परिकल्पना नहीं है, कहीं ये उल्लेख नहीं है कि राजनीतिक दल बनेंगे और वो सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे। लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से उसके मद्देनजर जो परिकल्पना की गई है राजनीतिक दलों की, उसमें यह जरूर है कि विपक्षी पार्टियों की जगह इसलिए बनाई गई है कि अगर सरकार अपना काम नहीं करती है तो विपक्षी पार्टी उस पर जोर दे, दबाव बनाए, वो उसको उसकी नीतियों का ज्ञान कराए, राजधर्म का निभाने को उससे कहे। तो यहाँ किसी भी पार्टी ने अपना धर्म नहीं निभाया है, नहीं निभाया। यहाँ सिर्फ आपको लग रहा है कि चलिए एक चीज और डिस्कस में कर लूं, बड़ा जरूरी पॉइंट है दर्शकों के परिप्रेक्ष्य में, कि सप्लीमेंट्री शीट के बारे में भी किसी को आज पता नहीं था। जब हमने बड़े जो बात की गई रिपोर्टर्स में, बताया गया कि नए वोटर्स का रिकॉर्ड जो सप्लीमेंट्री शीट में रखा जाता है, कई चुनाव अधिकारियों तक को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, और ऐसे में वोटर्स को कई जगह से वापस लौटना पड़ा, कई लोग वोट डालने नहीं जा पाए। तो ये जो चीजें थी, आपको लगता है कि अगर शायद अधिकारियों की ट्रेनिंग पे वर्क ज्यादा किया जाता, उनको ट्रेन कैसे किया जाए, उस पे वर्क ना करते हुए खाली सिर्फ घोषणाएं बड़ी बड़ी, या आप बड़े स्टार्स बुला लीजिए, या सैफ अली खान आ जाए फिल्म प्रमोट करने और बोल दे कि वोट डाल दीजिए, उससे काम तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ ट्रेनिंग और करनी थी, बिल्कुल करनी थी, और यहाँ पे लोगों को बताना था। मैंने जो बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि कार्यकर्ताओं के जरिए राजनीतिक दल प्रशिक्षित करवाते, सरकार का ये काम था कि वो अपने अधिकारियों के जरिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाती। क्या आपको लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने निश्चित तौर पर जो उनके अधिकारी थे, जो उनके वो बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं थे। उनको यही नहीं पता था कि किसको बैठालना और किसको नहीं बैठालना। एक बूथ पर तो हरियाणा का आदमी भी आकर के पोलिंग एजेंट बन सकता है और वो बैठा हुआ है। उसी तरीके से दूसरे बूथ पर जो बराबर के पोलिंग बूथ का उसको नहीं बैठने दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के अनिश्चितता अधिकारियों को कुछ यही नहीं पता थी क्या करना है क्या नहीं करना, और निश्चित तौर पर उनके लिए को पूरी जानकारी नहीं थी। और जब उनसे ये कहा सारा समय जो है वोट करने के लिए अपील में ही निकाल दिया बस, और जब उनसे बात शायद मैं तो बल्कि एक बात हो रही, जब उनसे कहा गया कि भाई ये आप ये जो कह रहे हो कि ये नहीं बैठ सकता, तो आप हमें लिख करके दे दो, जिससे हम सब बात कर सकते हैं। वो लिख के देने के लिए भी तैयार नहीं। चीजें शायद हमें ध्यान रखना होगा। इतनी ज्यादा दिक्कत रही है, और मोबाइल फोन छूट जाती है। मोबाइल फोन का भी जो विषय आया, अगर ये मोबाइल फोन की जानकारी, कोई कमरा भी नहीं बनाया था जब मोबाइल फोन रख देते, चुनाव आयोग पहले दे देता तो दिल्ली में और अधिक परसेंटेज होती, वोट और अधिक पड़ते। कुछ लोग जो वापिस चले गए निश्चित। और अब मेरा सवाल आप ही से है कि क्या वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हुई? इसकी बात भी बहुत आई, लोग वहां पर गए तो वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि हमारा तो नाम ही नहीं है भाई, और वो लोग वापस आ गए। इसके लिए आपको लगता है ये बहुत बेसिक पॉइंट है, यहाँ पारदर्शिता और बरतनी होगी गोयल जी? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को वोट कट गए। पिछली बार लोगों ने वोट डाले, इस बार वोट नहीं थे। लोगों के पोलिंग बूथ भी कहीं, मतलब जो स्लिप इनके गई है उस स्लिप में कोई दूसरा पोलिंग बूथ है, और जब वोट उस बूथ पर डालने के लिए जा रहे हैं तो उस वोटर लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं है। ये बात भी लगती है, ये बात भी है। जो संवैधानिक अधिकार प्रावधान है जो हमारे तमाम जनता के लिए है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में वोट देने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और किसी भी प्रकार से लोग वोट देने में, अपने अधिकार का प्रयोग करने में अनुकूल व्यवस्था चाहते हैं कि व्यवस्था अनुकूल हो।
उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक दो चीजें छूट जाती हैं। प्रतिकूल सा माहौल रहा है, वो अनुकूल नहीं था। हाँ, ज्यादा टिप्पणी न करते हुए इतना जरूर है, प्रैक्टिकली जो हमने भी देखा चुनाव के दरमियान कि बहुत सारे लोग थे कि एक पोलिंग स्टेशन पे अगर नंबर ऑफ वोटर्स 2000 है या 1400 है या 800 है तो स्टाफ होने चाहिए 3 या 4, वहां स्टाफ देखेंगे 1, वहां देखेंगे 2। एक व्यक्ति को 6 काम करना पड़ रहा था। मैंने देखा जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उनसे कहा कि आपकी इफिशियंसी कम है। कहने लगे नहीं, इफिशियंसी तो है, काम हमें 2-3 के बदले अकेले करना पड़ रहा है। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी कहा। तो ये कुछ जो प्रैक्टिकल जो बातें थी उसको जरूर देखना चाहिए था। और मेरा तो साफ तौर पे ये कहना है कि हर सिटीजन को ये अधिकार है कि वो अपने मतों का प्रयोग करे। वो नहीं कर पाए कुछ लोग, ये दुखद है। 12,000 से 50 ईवीएम जो मशीन है वो भी खराब होने की सूचना चुनाव आयोग को मिली। अगर ये सब चीज स्मूथ होता तो 65 के बजाय जो आपने मध्य प्रदेश की और जगह की बात कही है वो शायद 75 तक जाए। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पढ़ा लिखा वोटर है, अगर आप वो मोबाइल लेके जा रहा है और फिर से वापस भेज दिया जाए, वो नहीं वोट कर पाया, सुविधा नहीं, और एक चीज और हमने और महसूस किया, जैसे मान लीजिए कि एक पोलिंग एजेंट के ऊपर बात थी कि पोलिंग एजेंट वही बन सकता है जो उस पोलिंग स्टेशन के अंदर, जिसका बूथ के अंदर नाम हो और उसके पास कार्ड हो। लेकिन वोटिंग राइट्स में ये चीजें लागू नहीं थी। आपके पास अगर कोई भी चीज है प्रूफ के तौर पे, आप वोट तो डाल सकते हैं लेकिन आप बैठ नहीं सकते। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली इस पे और ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। चलिए, बल्कि उनका जो आदेश था वो भी स्पष्ट नहीं था। ठीक है, हाँ, नहीं था, वो भी स्पष्ट नहीं था। एक चीज और बड़ी दिलचस्प चीज है, जहां मैं कहीं पढ़ रहा था और कहीं बार हमारे रिपोर्टर्स ने भी जो बात की, रुबेरन जी, ये कहा गया कि भाई सारे नेता भ्रष्ट हैं, हम क्यों वोट डालें। ये भी एक बात निकल कर आई। बहुत लोग कह रहे थे कि यार सभी भ्रष्ट हैं, हम क्यों वोट डालें, फिर हमारे वोट से कुछ होना नहीं। इस तरह के एक सेगमेंट है शायद जिसको हम दरकिनार कर देते हैं। क्या इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैंने भी ये चीज महसूस की। कई जगह मैं गई, मैंने बात करने की कोशिश की, उनकी मनस्थिति जानने की कोशिश की, खासकर जो जिससे यंग जनरेशन की हम बात कर रहे हैं और जिससे रिझाने की सारी पार्टियां बात कर रही हैं, उस जो युवा मतदाता है उसकी जो मनस्थिति है वो ये है कि चलो देखते हैं। और चलो देखते में जो मनमौजीपन है, जो उनका अल्हड़पन है, जिन्हें बहुत गहराई से इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका एक वोट क्या असर दिखा सकता है और एक वोट मिलकर के क्या तस्वीर का रुख बदल सकता है। तो वो ये देखने के चक्कर में कि अच्छा चलो, जैसे आम आदमी पार्टी का हम उदाहरण ले लें, बहुत सारे ऐसे युवा मतदाता हैं जो उसके समर्थक नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल के भाषण को नहीं पसंद करते, आम आदमी पार्टी के नीतियों को नहीं पसंद करते, उस पर लगे भ्रष्टाचार से या जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उससे आहत हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि अच्छा, कांग्रेस जो एक बड़ा चलता हुआ जुमला है, कांग्रेस को इतने सालों तक देख लिया, जैसे राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, बीजेपी को देख लिया, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो इन्हें देख लिया तो हमें भी देख लो, हमें भी देख लो। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि चीजें कहां जाती हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तेरा क्या होगा साईं? देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मुंबई से आई एक खूनी खबर। माया नगरी में तार तार हुई इंसानियत। एक पिशाच पति का खौफनाक चेहरा, चाकू से किए बीवी के टुकड़े, फ्रीज में टुकड़े टुकड़े बीवी। देखिए रात 10 बजे
सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा वर्ग है इस समय जो देश का, जो हर कोई जो किराए के मकान में रह रहा है या जो अपने अच्छे मकान में भी जाना चाहता है, उसको भी एक शौक है कि वो एक अपार्टमेंट्स में जाए। तो ये कैसे, क्योंकि जिस प्रकार से जो महंगाई बढ़ रही है, तो ये उसके लिए आप कैसे, क्या आप जो ऐसा तो नहीं कि कुछ मटेरियल के साथ में आप उसमें कोई समझौता करने जा रहे हैं? हम कंस्ट्रक्शन में तो कहीं भी समझौता नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला कि मैं सरकार से कुछ बेनिफिट चाहूँगा, जैसे FAR बेनिफिट होगा, डेंसिटी बेनिफिट होगा। सर, रियल एस्टेट डेवलपर्स में जब भी बात आती है तो आमतौर से जैसे हम कोई फिल्म भी देखते हैं या मीडिया जब कोई खबर उठाती तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़े माफिया हैं या एक वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं गरीबों पे, किसानों की ज़मीन लेकर के उनकी ज़मीनों पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। किसानों से सस्ती ज़मीन लेने के बाद, देखिए आप एक ज़मीन बेच रहे हैं, मैं एक ज़मीन खरीद रहा हूँ, आपको वो ज़मीन के पैसे मिल रहे हैं, मैं वो ज़मीन के पैसे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं उसमें डेवलपमेंट करता हूँ, मैं उसमें रोड बनाता हूँ, मैं उसमें फ्लैट बनाता हूँ, मैं उसमें प्लॉट बनाता हूँ और उसका रेट बढ़ जाता है। देखिए खास बात GTM ग्रुप के चेयरमैन तुषार कुमार के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती नजर आ रही हैं। जनता अपना फैसला तय कर चुकी है, अब इंतजार है तो बस 8 दिसंबर का। देश में चल रहे चुनावी दंगल में सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे करती नजर आ रही हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी चुनावी टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में 25 नवंबर 2013 को हुई वोटिंग पर नजर दौड़ाई जाए तो मध्य प्रदेश के चुनावी आंकड़े इस प्रकार हैं। विधानसभा चुनाव 2013, मध्य प्रदेश चुनाव, सीटें 230, प्रत्याशी 2587, मतदाता 4 करोड़ 16 लाख, पोल हुआ वोट 70%। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में वोटिंग के दौरान लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया, जिससे 75.27% मतदान हुआ। इन चुनावों में परिणाम जाति के आधार पर नहीं बल्कि छोटे छोटे राजनीतिक समूहों के आधार पर जीत के अनुमान लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के चुनावी आंकड़े हैं। विधानसभा चुनाव 2013, राजस्थान चुनाव, सीटें 200, प्रत्याशी 2096, मतदाता 4 करोड़ 8,29,330, पोल हुआ वोट 70%। कांग्रेस और बीजेपी ने जहां हर क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों को उतारा, वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 150 पर और बहुजन समाज पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी मतदान के दौरान जनता में काफी जोश दिखा। बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने सभी 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनावी आंकड़े हैं। विधानसभा चुनाव 2013, छत्तीसगढ़ चुनाव, सीटें 90, प्रत्याशी 1119, पोल हुआ वोट 71%। विधानसभा चुनाव 2013, मिजोरम चुनाव, सीटें 40, प्रत्याशी 139, मतदाता 6,86,872, पोल हुआ वोट 80%। वहीं दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाली लड़ाई के बीच आप के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और दिल्ली के चुनावी आंकड़े हैं।
विधानसभा चुनाव 2013, दिल्ली चुनाव, सीटें 70%, प्रत्याशी 810, मतदाता 1,16,00,000, पोल हुआ वोट 66%। उधर सबसे हॉट सीट मानी जा रही नई दिल्ली पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यहाँ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता चुनावी मैदान पर उतरे। अब देखना यह है कि 8 दिसंबर को आने वाले नतीजों में कौन सत्ता का सेमीफाइनल जीतेगा। मनु लखोत्रा, चैनल 1 न्यूज। आइए अब आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल की एक रिपोर्ट, जरा देख लें पहले एग्जिट पोल की रिपोर्ट क्या कह रही है। ये दिल्ली के एग्जिट पोल की रिपोर्ट है। इंडिया एग्जिट पोल करके कंपनी है जो अपनी ओर से करती है, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं, पहले मैं स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस यहां पर 36 बताया जा रहा है, यानी जो बहुमत आगे जा रहा है, जो सीटों के लिहाज से जो स्ट्रेंथ यहां पर पकड़ी है वो कांग्रेस की है। बीजेपी को 18 बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को 12 और अन्य 4, कुछ इस तरह का समीकरण यहां पर है। अमूमन जितने भी एग्जिट पोल देश में आ रहे हैं बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, पर ये एक एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस की बढ़त दिखती है, साफ तौर पर दिखती है। दिल्ली में तो दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो रुझान क्या कह रहा है इसमें ये देख लीजिए। कांग्रेस 108 और भारतीय जनता पार्टी 113, अन्य को 9 मिले हैं यहां पर। यानी जो पिछले बार के मुकाबले 2008 के मुकाबले जो बढ़त थी वो बहुत जबरदस्त ली है कांग्रेस ने यहां पर, और 108 पर वो पहुंची है। बीजेपी 113, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ की भी हम बात कर ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस यहां पर बढ़त में दिखाया जा रहा है, तो 47 कांग्रेस पे है और 38 भारतीय जनता पार्टी, अन्य 5। तो कुल मिलाकर के ये एक इंडिया एग्जिट पोल जो कंपनी है जो अपने हिसाब से एग्जिट पोल करती हैं, उनका यह कहना है। और राजस्थान की भी स्थिति देख लें जरा। राजस्थान के अंदर चुनावी समीकरण काफी जबरदस्त इस बार है। कांग्रेस यहां भी आगे नहीं, आगे तो नहीं है, पर लगभग इस निर्णायक स्थिति में पहुंचती दिख रही है। 93 और बीजेपी 97, 10 जो है वो अन्य है। मिजोरम की बात हम कर ही लेते हैं। मिजोरम का जिक्र अमूमन काफी कम होता है। यहां पर बीजेपी का अस्तित्व तो नहीं है, पर कांग्रेस हमेशा यहां पर रही है, और यहां पर कांग्रेस जो है वो 24 और एमएनएफ जो है वो 16। तो कुल मिला के स्थिति जो यहां पर सबको देख करके नजर आती है, बड़ा बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, हर जगह कांटे की टक्कर यहां पर है। रूबी अरुण जी, दिल्ली की हम बात कर लेते हैं क्योंकि आज मतदान हो, बहुत कांटे की टक्कर है। और एग्जिट पोल के खैर उस पर वैधता पे तो एक अलग डिस्कस हो सकता है, पर क्या लगता है आपको ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये सब चीजें आ रही हैं और फिर समीकरण है, क्या लगता है, कैसे देखती है? मुझे लगता है जो मैंने जमीन पे रह के काम किया, लोगों के बीच में जाके आज भी लोगों से मुलाकात की जो वोट देने आए थे, एग्जिट पोल ज्यादा इनकी मानसिकता पे असर नहीं डालने वाला है। यहाँ के जो वोटर्स हैं वो डिसाइडेड हैं उन्हें क्या देना है। ये जरूर है कांग्रेस का नुकसान इसलिए हुआ कि जो बहुत सामान्य सी वजह हैं, पिछले 2-3 महीने से फल और सब्जियों की कीमत में इजाफा होना और परेशानियों का बढ़ना, जो हम बिजली पानी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात की भी समझ है कि बिजली पानी जैसे बुनियादी मुद्दे जो हैं भाजपा के जिम्मे थे एमसीडी की वजह से, और ये बड़ा प्रचलित है ये राजनीति में। बिजली पानी एमसीडी पास नहीं है जी। नहीं, बिजली पानी मैंने एक संदर्भ के तौर पे कहा, मैंने मूलभूत समस्याओं की जो बात करी, सफाई सफाई की बात मैं कह रही हूँ। दिल्ली के अंदर एनडीएमसी, अभी मैंने राहुल गांधी की किस्म से बात कह दी कि वो शब्द कुछ कहते हैं उसका भावार्थ कुछ निकल जाता है, तो मैंने ये कहा। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये क्या कर दिया? यहाँ के वोटर्स की जो मानसिकता है वो बड़ी स्पष्ट है, बहुत ठीक है, स्पष्ट है। पर एक चीज और यहाँ पर वाजपेयी जी, आपको नहीं लगता जो बार बार एक बात और निकल करके आ रही है, लोग ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट जब हो चुका है, एक सरकार ने इतना कर दिया है, अब दूसरी सरकार आएगी तो फिर अपने हिसाब से चलाएगी, ये सब चीजों को रोक भी सकती है, तो जो एक डेवलपमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके बीच में बाधा क्यों डाली जाए? फिर ये भी क्या माइंड में रहेगा वोटर्स के? देखिए, पहली बात तो ऐसा भी है कि जिन लोगों ने सर्वे दिखाया है, मैं इस सर्वे को 100% झूठ मानता हूँ। आप तो अपने सर्वे में खुद ही को जिता रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और ये तो हमेशा सर्वे ये तो 8 तारीख को पता लग जाएगा, पूर्व सर्वे। अच्छा, कई बार लोग एमसीडी की बात करते हैं, स्प्लिट आप एमसीडी जो
एमसीडी का बंटवारा था। वाजपेयी जी आपके सर्वे ही सही है, ये भी तो सही नहीं है ना? देखिए सबसे बड़ा सर्वे तो जनता का सर्वे। हाँ नहीं वो तो है। और मैं तो देखिए मैंने एक चैनल पे कहा एक दिन जाके, मैंने कहा देखिए आप कुछ भी सीटें दिखाते रहिए, आप हमें हरा हुआ दिखा दीजिए आप। हमने कहा दिल्ली के किसी कोने पे किसी दिल्ली सरकार के मंत्री भी, मुख्यमंत्री के क्षेत्र की भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, आप किसी के चौराहे पे आप किसी आदमी को ले आके खड़ा कर दीजिए, 1 नंबर पे कांग्रेस कर दीजिए, 2 नंबर पे बीजेपी कर दीजिए, ये तो योगेंद्र यादव जी को समझ नंबर पे सारी पार्टी कर दीजिए, वही कर रहे हैं सबसे हमको आखिर में कर दीजिए। और मिश्रा जी और हमने कहा 50 हो गई थी कि उनको 100 बताना लोगों से पड़ा। बात कीजिए, 100 लोगों से बात कीजिए, अगर 50% लोग 50 लोग अगर ये कहते हैं कि हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज हैं और आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प है, तो हम ये मान के चलते हैं सरकार। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सर्वे सही है, ये सर्वे का अपना एक वो हो सकता है, पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि इतने सर्वे तो कांग्रेस ने भी खुद के नहीं करवाए, इस चुनाव में बहुजन समाज बीजेपी ने भी नहीं करवाए जी। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में डार्क हॉर्स साबित हो। मैं बात करूंगा उसमें मैं आने वाला था, पर मैं चूंकि सर्वे की बात जरा पूरी कर लूं। देखिए ये तो हसत बसत सही है कि लोग कांग्रेस से बिल्कुल दिल्ली में नाराज हैं और उनकी नाराजगी का कारण आपने जो सर्वे बढ़ना ये कांग्रेस की नाराजगी है। इतने ज्यादा सर्वे आपने ऐसे दिखाए हैं जहां पे आप लोग 40 सीट अपने आप को दे रहे हैं, ये थोड़ा आपको नहीं लग रहा था कि जनता भी इस चीज को देख रही है? आपके जनता को दिखाना चाह रहे थे कि देखिए सर्वे आया है, क्योंकि योगेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया सर्वे करते हैं, तो 40 सीट बोल देंगे तो सब लोग वोट डाल देंगे। इसके अलावा सिद्धार्थ आपने जो कहा नहीं किया उससे, यादव जी का सर्वे कभी गलत नहीं किया, ठीक है हम मान सकते हैं। और देखिए मैं आज जिद्दोजहद नहीं करना चाहता, न मैं अपनी आवाज को बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में, क्योंकि मुझे मालूम है कि सरकार हमारी बन रही है, ठीक है, और दिल्ली की जो जनता है वो बहुत सुलझी हुई है, बहुत व्यवहार कुशल है और काम में विश्वास रखती है। जहां तक कई बार कहा जाता है, हालांकि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि फेंकू कह लें, किसी को ऐसे कह लें जैसे अरविंद केजरीवाल साहब के लिए भी कई संज्ञा दी गई है, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 15 वर्षों में कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्रों को नहीं छूने का काम किया हो, जिसको विकसित नहीं किया हो। चाहे वो दिल्ली को हरी भरी करने की बात रही हो, चाहे दिल्ली में आज पॉल्यूटेड बस को हटा करके नीली बसें, पीली बसें, लाल बसें, एसी वाली लो फ्लोर बसें, जो लोगों ने कभी सपने में भी नहीं देखा था, क्योंकि हम लोग भी अपने छात्र जीवन में जब पढ़ने जाते थे तो लटक के और ऐसे मतलब बहुत जिद्दोजहद करते हो, बहुत तकलीफों का सामना करते। देश की राजधानी है सर, तो दिखाना ही पड़ेगा। हमने लोगों को पेट में भोजन चाहिए, देश की राजधानी में नहीं दिखाएंगे तो आप कहाँ दिखाएंगे? इसलिए जो भी सर्वे लोगों को बिजली के बड़े हुए रेट नहीं चाहिए, तमाम सर्वे से बेहतर चीज है कि दिल्ली में लोगों को सच्चाई दिख रही है। आप दूसरे देशों के कैपिटल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर नहीं सकते। दिल्ली को यूएसए ने हमारे सीएम श्रीमती शीला दीक्षित साहिबा को वहां सम्मानित किया है भागीदारी में, और भागीदारी दिल्ली सरकार का ही तो अंग है। और भागीदारी कहते हुए हमें इतना घोटाला है, हमारी सरकार आई पूरी जांच कराएगी। भागीदारी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें फक्र होता है कि जो सरकार है वो सरकार इतनी लचीली सरकार है कि जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी कानून हम बनाते हैं वो लोगों से पूछ कर बनाते हैं। हम RWA के लोगों को पूछते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से सरकार बनाने का काम करते हैं। अच्छा रही बात, आप अध्यक्ष हो सकते हैं, आप आम आदमी पार्टी के भी अध्यक्ष हो सकते हैं, मैं वो नहीं कहना चाहता। और जहां तक सर्वे का सवाल है, मेरा ये कहना है साफ तौर पे कि सर्वे में सीधे तौर पे खारिज कर दूं कि सर्वे सारे ही गलत होते होंगे, ऐसा नहीं। हाँ आपने जैसा कहा कि सर्वे अगर योगेंद्र यादव साहब का सर्वे आए या अरविंद केजरीवाल जी कोई चीज कह दें तो आपको लगता है कि वो तो बिल्कुल सत्य है, राजा हरिश्चंद्र की तरह, तो बाकी सर्वे करने वाले गलत सर्वे करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि जहां काम हुआ है वहां सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं। जनता ने काम देखा है, हमने काम और विकास के आधार पे लोगों से बोल रहे हैं हमने सरकार हमारी बनेगी। आपकी मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव हारने जा रही है मिश्रा जी, ये तो ख्याली पलाव है। मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव हारने जा रही है। देखिए मैंने पहले कहा कि आप कुछ भी कह लें, आप जनता तो नहीं है ना, आप जिस प्रकार के नेता हैं लोग समझ रहे हैं आपको। आप अभी जुमा 4 दिन हुआ है आपके पार्टी को पैदा लिए हुए, और आप हमारी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विकास की देवी है, जिन्होंने दिल्ली को बदल के रख दिया है, आप उनके क्या शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं? लोगों को बिजली के बड़े हुए कम रेट चाहिए, रोटी चाहिए। तो यही दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जो पहले चुनाव होता है तो वायदा करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट सोनिया गांधी से करवा के कि आपके अनऑथराइज्ड कॉलोनी पास हो जाएगी। हमने 895 कुछ नहीं है, आज अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पीने का पानी नहीं है, आज अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सड़क नहीं है,
आज अनऑथराइज में बिजली नहीं है, 1500 आज अनऑथराइज के अंदर सीवर का पानी नहीं है। और जो आप इस नहीं, अब आप निशा जी, हमने आपको एक बड़ा बुनियादी सवाल हमें भी सुन लो ना। आप अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर के प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवाते हैं, आप अनऑथराइज कॉलोनी लेकर झूठे झूठे वायदे करते हैं, और आप माननीय मुख्यमंत्री बात करो, आज आप अनऑथराइज कॉलोनी में सड़क बनी दिखा सकते हैं, आप अनऑथराइज कॉलोनी में पानी दिखा सकते हैं, आप अनऑथराइज कॉलोनी में बिजली दिखा सकते हैं, आप अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सीवर सिस्टम दिखा सकते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं जिम्मेवारी से आपके चैनल के माध्यम आप पहले से मेरी कहना पूरी बात चाहता तो सुन लो हूं, जी, मैं इस बात आप हमारी सुन लो, आप हमारी बात सुनो, फिर आप नहीं हम आपकी सुनेंगे, हमने पूरी काम बात हो किया है तो हम क्यों जाएगी। सुने, हमने काम हमारी नहीं किया हो तो हम आपकी बात सुनेंगे। पूरी बात तो आरोप सुनना सुन जी। लीजिए ना, जवाब आप दीजिएगा, पहले पूरी सुन बात लीजिए, सुनो जी। संक्षेप में मेरा कहने का मतलब ये है कि अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, जनता को बहकाने के अलावा कुछ नहीं करा। ठीक है, और चलिए। गांव के अंदर की जाएं तो गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ किसी किस्म का भी। और चलिए, आप ये उन्होंने बात कही है, पर मैं एक बात और जी, कहना चाहूंगा, जी, ये जो जल्दी बार बार सर। एमसीडी पर आरोप लगा रहे हैं, एमसीडी को अधिकार विहीन बना दिया, एमसीडी पैसे तो टुकड़े कर दिल्ली दिए, सरकार दे, और बातें वो उसके कहते हैं बावजूद पैसा दिया लगा नहीं है, कहते हैं पैसा मिला उसके दिया। बावजूद ये भी कटु सत्य है, उसके और बावजूद जनता को भी पता MC है और देश के हर व्यक्ति को, दिल्ली के आम नागरिक को पता है आपको जो मेरा सवाल आपसे ये है, तीन बार आपने मेरा MCD सवाल तोड़ी आपसे ना क्या आपने। विकास के नाम पर आज वोट हुआ है, आपको ये लग रहा है? हमें तो विकास के नाम पे ही वोट की बात करते हैं, सुशासन के नाम पे वोट और की बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और तमाम बातें करके गए, क्या आपको लग रहा है वो मैं फैक्टर एक काम सिरे करेगा? से खारिज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का अपना एक अलग चार्म है, उनका अंदाज अलग है दिल्ली के राजनीति में, और खासकर दिल्ली चुनाव में शीला दीक्षित से बढ़कर, क्योंकि उन्होंने काम किया। क्या मुद्दा नहीं था उनके कोई पास, इसलिए कोई मोदी आए? मुद्दा कहीं कोई मुद्दा आरे हाथों नहीं जी आया है। वाजपेयी जी, आपको नरेंद्र मोदी जी तो पूरे हिंदुस्तान के हृदय सम्राट हैं। नरेंद्र मोदी जी को पूरे बुनियादी मुद्दे आप उठाते तो अच्छा रहता। मोदी जी यहाँ पर 3D एनिमेशन में चीजें बता रहे हैं। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का कोई जादू नहीं चला है। नहीं, राहुल गांधी चला क्या? राहुल गांधी 7-8 हजार की सभा के अंदर करके वापस उसी जगह पर कांग्रेसी गढ़ में। राहुल गांधी जी, आप हमारी बात तो सुनिए ना जी। राहुल गांधी जी किसी को शिकस्त देते हुए यहाँ नहीं पहुंचे, वो अपने स्वाभाविक गुण से वाजपेयी जी भी बहुत देर से चुप है। जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी जादू नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूँ उसी विराट के अंदर, अम्बेड के अंदर, कांग्रेस के गढ़ के अंदर राहुल गांधी सभा करते हैं, वहां पर संख्या 7 या 8 हजार होती है। चलिए एक मिनट, ठीक है, नरेंद्र मोदी चला होता तो कर्नाटक में चला होता। चलिए मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी जी एक मिनट, वाजपेयी जी की बात सुन। जी वाजपेयी जी, देखिए मैं बताना आपको चाहता हूँ, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पर जो थर्ड जो एक वो था वो कम कर देंगे? दिल्ली में कोई असर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहता हूँ, मेरा पूरा चुनाव हम लोगों का, आम आदमी पार्टी का, भ्रष्टाचार, ईमानदार बनाम बेईमान के ऊपर लड़ा गया है। नहीं, आज देखिए, आज देखिए आप नहीं मेरी बात सुनिए, बेईमान आप बीमार करके आपके स्टिंग ऑपरेशन नहीं और दूसरी आपके स्टिंग ऑपरेशन 8 आदमी आपने, पहले मेरी बात तो सुनिए, गोयल चांद मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए गोयल चांद, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए गोयल चांद, मेरी बात तो सुनिए, आप तो बात नहीं सुन रहे मेरी। मैं आपको पिछली बार मैंने कहा था, आप देखिए मैंने आपकी बात सुनी ना, एक बात बताइए, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात तो सुनिए पहले, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप उंगली करके आप मेरी बात नो 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 मेरी आदत है, मेरी बात तो ऐसे मेरी बात सुनिए, उंगली इधर से इशारा शायद नहीं था। चलिए ठीक है, हम इस तरह देखिए मेरा कहने का मतलब साहब देखिए है, आप अब बीजेपी की भी मैं बात करना चाहता हूँ। 3.5 वर्ष, 4 संक्षेप में रखिएगा वक्त, 3.5-4 वर्ष हो गए हम लोग बिजली के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, इनके नेता विजय गोयल जी से 10 बार कहा हम लोग आंदोलन एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, बल्कि 8 डब्ल्यू को तोड़ने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और बीजेपी ने किया है। क्रेडिट किस बात का लिया? क्रेडिट किस बात का लिया? एक तो अरविंद केजरीवाल जी को दिया जाएगा, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। चलिए मैं कहना आपसे पहले कोई आए नहीं, कोई आके आपकी पार्टी बने बने देखिए शीला दीक्षित ने, देखिए शीला दीक्षित ने दिल्ली की जनता की गर्दन काट दी। दिल्ली की जनता की गर्दन शीला दीक्षित जी ने काट दी और इन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, हम अपने बल पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपको सहयोग क्यों देंगे? बेवकूफ कांग्रेस ने भी बनाया है और बेवकूफ लोगों को बीजेपी ने भी बनाया। हम लड़ेंगे, अपने बलबूते लड़ेंगे। देखिए हम आपको सहयोग क्यों करेंगे? आज तारीख को पता लग जाएगा, आज को पता लगे। एक छोटी सी कहावत है कि हम बोल ही रहे हैं तो हम हारेंगे कब। मतलब आप बोलना अपना बंद करें, जैसा आपने पहले निवेदन किया, हम आपकी बात को भी सुनना चाहते हैं, मेरी भी संक्षेप में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो बिजली आंदोलन की ये बात कर रहे हैं, 1993 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें प्रमुख नेता थे मदन लाल खुराना जी।
कोई बिजली का सुधार नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं चला, लोग त्रस्त थे। हमने बिजली में कभी पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली कभी जाती नहीं है। ठीक है, बिजली सुधार में ये कहते 30% हम कम कर देंगे, कहां से लाएंगे बिजली सुधार के लिए? या किसी तो क्या हवा-हवाई बातें लग रही है आपको? रेगुलेटरी बोर्ड है, इन्होंने जो क्या ये हवा-हवाई बातें हैं, दावे क्या करेंगे? अगर आपको लगता हो कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने लोगों को गुमराह किया कि आप बिजली के बिल ना दें, चलिए ठीक है, और आपने उसे डिस्कनेक्ट करने का काम किया, कानून को हाथ में लेने का काम किया। एक अदने से आदमी को भी पता, आम आदमी को भी पता है जो बातें, चूंकि मैं इसमें ये क्या हवा-हवाई दावे हैं? बिल्कुल हवा-हवाई दावे। सिद्धार्थ जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नंबर 1, हमने किसी को भी बिजली का बिल अदा करने के लिए मना नहीं किया। नहीं, आपने 30% हाँ, मैं 30% की बात कर रहा हूं। आपने 30% आज मुझे अगर आप बता देंगे मैं वही बता रहा हूं, आप बता देंगे बिना भुगतान किए हुए बिजली कैसे देंगे? मैं 30% आप भुगतान न करने की सलाह देते रहे, मतलब धरातल को समझे बिना बात हो रही है। आंदोलन एक एक करके शीला दीक्षित का रिलायंस कंपनी से क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया? किसी एक कंपनी को ही दिया जाएगा। और आपके इस बेतुकी बात का अपने पास जवाब नहीं। हमने बिजली देना था लोगों को, वो डीएमआरसी को सब्सिडी और बिजली जो दे रहे, दिल्ली में जो बिजली दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम सबसे सस्ती दे रहे हैं, उनसे सस्ती रेट में दे रहे हैं। चलिए ठीक है, और 24 घंटे दे रहे हैं। नहीं, दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में बिजली सस्ती है, बाकी दिल्ली में रिलायंस वालों को हटा के किसी और कंपनी को दीजिए ना। जैसे मोबाइल आज कंपटीशन में आ गया, रेट कम हो गया, क्यों नहीं किसी और को दिया जाए? किसी ने मेरा तो कहना है जिस बात का ज्ञान ना हो उसके बारे में बहस ना करें, या तो ज्ञान पूरा करके आए और फिर बहस करें। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि 30% इन्होंने जनता को गुमराह किया। ठीक है, चलिए वो एक अलग मुद्दा है, मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे जाते हैं। मुद्दे 30% का जवाब तो सुन लो। हम ये बात कह रहे हैं, मैं सिद्धार्थ जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, कि इससे पहले जो डीआरसी के चेयरमैन थे, जिन्होंने ये कहा कि बिजली में 25% रेट घटने चाहिए, जनता का पैसा वापस होना चाहिए, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने उस चिट्ठी उल्लेख करके उस घटते हुए रेटों को रोका। क्यों रोका शीला दीक्षित ने? दूसरी बात, आप पहले पूरी बात सुन ले, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए एक जांच का, चलिए ये आपका आरोप हो सकता है। सही कह रहे हैं, रेटों को लेकर रेगुलेटरी बोर्ड है, मीटिंग में था इन तमाम बातों देखिए मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को, देखिए माफ कीजिएगा, सब मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे आ जाए। मैं थर्ड बड़ा एक अहम सर, बड़ा दिलचस्प पहलू में बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों को भी थोड़ा सुनना चाहिए, बात सुनिए। एक मिनट सर, बोल सब जल्दी से, वक्त नहीं है, बस मैं मुद्दे पे आ जाए। और आपने बदले में उनका ही ट्रांसफर कर दिया। चलिए हम ये कहते हैं कि ट्रांसफर एक सिस्टम है और वो भी कंपनी का है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए कौन सी बात, मैं रूबेरुम जी के पास आ रहा हूं। मैं एक मिनट, बड़ा दिलचस्प एक पहलू यहाँ पर मैं ला रहा हूं, जिस चीज को हम बड़ा दरकिनार कर रहे हैं। आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की थी, आंकड़ा यहाँ पर बड़ा है कि जब भी वो लड़ी है, 25 ऐसी विधानसभा सीटें दिल्ली में ऐसी हैं जो अगर मगर की डगर पे चल रही हैं। इसमें बहुत सारी है, बाबरपुर, तिमारपुर, राजौरी गार्डन, चादरा, मालवीय नगर, ये सब सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो संजीदा बनी हुई है। क्या ये लग रहा है आपको कि एक सर्वे आया था, सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के गढ़ में अगर सेंध लगाएंगी तो आपको फायदा हो जाएगा? ये स्थिति दिखती है आपको? कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाएगी तो आपको फायदा हो जाएगा? आपको फायदा मेरे लिहाज से, अगर ये एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाती है तो आपको फायदा कितना होता है ये अभी यकीनन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि अभी आपस में भी बात हो रही थी कि अभी तुरंत 8 दिन हुए और 4 दिन हुए आपको पैदा हुए, नई पार्टी है, तो यहाँ पे लोगों को ये लगेगा कि हम कितना यकीन करें। अभी तो हम इनकी बातें सुन रहे हैं और जिस तरीके से बातें हो रही थी, लफाजियों की बातें हो रही थी, और बुनियादी मसले इसलिए दम तोड़ जाते हैं क्योंकि ये शोरगुल में गुम हो जाते हैं। एक दूसरे को उंगली दिखाने के चक्कर में सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। बसपा की जो बात आप कर रहे हैं सिद्धार्थ, बसपा का वोट बैंक जरूर बढ़ा है, यहाँ पे उसका प्रतिशत भी बढ़ा है, और वो इसलिए बढ़ा है कि जो दलितों की तादाद यहाँ पे बढ़ी है वो मायावती के कट्टर समर्थक है, और यहाँ पे एक मुसलमान जो वोटर है, जदयू हालांकि मैदान में है, जदयू को भी उसका वोट हासिल हो सकता है, लेकिन जदयू अभी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के भी उभरी 2008 के अंदर भी, जो स्थिति उनके सामने थी, मैं एक बार फिर बता दूं, शायद उससे स्पष्ट बेहतर हो जाएगा। 1998 के अंदर
बीएसपी को 3.63% वोट मिले थे और 2003 में ये बढ़कर 8.96% हो गए और 2008 के अंदर सर्वश्रेष्ठ उनका प्रदर्शन हुआ, ये 14.505% हो गए और ऐसे में थर्ड सबसे बड़ी पार्टी ये बन के उभरी। तो क्या ये जो एक है बसपा कहां जाएगी इस बार, लग रहा है कहीं बसपा भी इस बार एक, मुझे लगता है कि आप के मुकाबिल में उसके बराबर या उससे बड़ी पार्टी भी ये साबित हो सकती है बसपा, जो मेरा आकलन है। इसकी वजह मैं बताती हूँ। जो अभी मुजफ्फरनगर दंगे हुए या दिल्ली से सटे हुए जो लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जो दिल्ली में आके बसते हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, वो बीजेपी के पास नहीं जाते, वो कांग्रेस से भी नाराज हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वो बसपा के पास जाएंगे और दलित वोटर नगर निगम में भी उनका काफी रहा, 10% ज्यादा वोट मिले उनको। और जो दलित वोटर है वो मायावती का कट्टर समर्थक है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने। तो ये एक बड़ी शक्ति के रूप में, बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है, उभर सकते हैं। वाजपेयी जी आप कुछ कह रहे थे इस बात के ऊपर, आपको लग रहा है कि आपका कंपैरिजन, आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा एक कदम दो कदम चढ़ने के बजाय आप लोग 6 कदम एक साथ चढ़ने जा रहे हैं, जहां इतनी पुरानी पार्टियां हैं और आपने अपने आप को जो सर्वे की बात हो, तमाम बात हो, इतना आगे आपको कर दिया कि शायद सोचने वाला ये सोच रहा है कि यार 60 साल से फिर ये पार्टियां कर क्या रही थी। देखिए एक बात तो आप कोई बिल्कुल सत्यता के आधार पर मैं कह सकता हूँ, और आज दिल्ली के सारे चैनल, दिल्ली की आम जनता सारी मांग रही है। 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आज 1 वर्ष हो गया है। आज आम आदमी पार्टी के कितने मेंबर्स हमारे बन गए हैं, आज सभी चैनल हमको कहीं ना कहीं दिखा तो रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी से सही रूल नहीं, हमें कोई वो नहीं है, हम उनसे परहेज ही नहीं है हमारे कोई है। तो कम से कम हमारी जो पहचान है, पार्टियों की मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में है वो भी इतना आडंबर लेके नहीं चल रही है, जैसे बिहार जेडीयू की हम बात कर रहे हैं। देखिए मिश्रा जी मेरी बात सुन लीजिए। साफ तौर पे कहा था कि हम अपने दम पे, हम अपने बलबूते पे सरकार बना रहे मिश्रा जी हैं, मेरी परहेज बात और नहीं परहेज की बात। वक्त का तकाजा, ये कहना चाहता हूँ, हम तो देखिए बिजली पानी और दिल्ली के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें जनता का पूरा सहयोग मिला है, ठीक है। और आपको ठीक है, जल्दी से बात रख लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता इन भ्रष्ट लोगों को, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस बार आप मौका चूक गए तो आपका पूरी पार्टी का जो है एक बार फिर खड़ा हो पाना मुश्किल हो जाएगा? देखिए अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह से आउट हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से जब पूछा कि आप नई दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीत रहे हैं केजरीवाल साहब, ये भी बता दीजिए। केवल जीत रहे हैं, 74.10% वोटिंग हुआ है। ये आप निश्चित समझ लीजिए, मैं बड़ी बात आपसे कहकर नहीं जा रहा हूँ चैनल पे, शीला दीक्षित 100% चुनाव हारेंगे। चलिए रूबी अरुण जी कैसे देख रहे हैं? सर मैं आ रहा हूं आपके पास, फाइनल कमेंट सबका मैं लूंगा, कंक्लूड कर दीजिए। जो सबसे कॉम्पिटिटिव एरिया है जिसको लेकर के सबकी निगाहें हैं वो नई दिल्ली है, वहां कैसे देख रही है? 74.10% वोटिंग हुई है। शीला दीक्षित का हारना सहज ये पछता नहीं है, हालांकि वोट कट जाएंगे, वोट कट जाएंगे, बिल्कुल कटेंगे, बहुत क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी कांग्रेस को। बीजेपी की सीट की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन जो भी सरकार बनेगी, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुल मिला के आप आम आदमी पार्टी को वोट काटू पार्टी के टाइप पे देख रहे हैं? बिल्कुल वोट तो ये आम आदमी पार्टी काटेगी। देखिए जहां तक दिल्ली चुनाव का सवाल है, पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि जनता ने, ये रुझान से पता लगता है कि जनता ने विकास के नाम पे, सुशासन के नाम पे और तमाम जो नागरिक सुविधाएं हैं जिसकी आपूर्ति हमने पिछले 15 साल में करी है, उन बातों के आधार पे दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है। जहां तक शीला दीक्षित जी के हारने का सवाल और जीतने का सवाल है, ये शब्द ही आधारहीन है, इस पे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, इनको 4 में है, इसलिए जल्दी से देखिए हमारा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हमारा वोट % जो बढ़ा है उसके 2-3 एक और भी कारण है। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे से एफिडेविट लिया गया, हम लाल बत्ती नहीं देंगे, सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे, इसका बड़ा फर्क पड़ा है। चलिए और एक सीट नहीं करेंगे, वो तो आपने पद की बात भी मना की थी पार्टी में, पर आपके संयोजक बनी गए। राजनीतिक पार्टी में आपने कहा था, हम नहीं कह रहे। गोयल साहब बिल्कुल संक्षेप में बात, वक्त नहीं, गोयल साहब जल्दी से, किसी राजनीतिक पार्टी ने ये नहीं किया, ठीक है, वक्त कम है अपने अपने ठीक है, आपने बात रख दी। गोयल साहब जल्दी से, मेरा ये कहना है कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई शीला दीक्षित केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, हर्षवर्धन जी ने बोल दिया और आपने मान भी लिया, अच्छी बात है, मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय ठीक है, कुल मिला के समय बलवान है और समय ही तय करेगा कि दशा और दिशा किस ओर जाती है। अब देख रहे थे प्राइम मिनट, नमस्कार।